गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्विकली ज्वाइन करो सेशन। आ गया। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? वो एक बार कमेंट करना। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग सिलिकेट स्टार्ट किए थे, शायद हम लोग ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट्स के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले तुम एक क्वेश्चन बना के दिखाओ जो जेई एडवांस में आया था। एक सिलिकेट है, उसका जो फॉर्मूला है वो BeNAl2Si6O18 है। ठीक है, ये एक सिलिकेट है। इसमें आपको एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको बताना है कि कितना बेरिलियम होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक सिलिकेट है BeNAl2Si6O18। इसमें आपको कितने बेरिलियम होंगे इस कंपाउंड में, वो आपको बताना है। ट्राई करो इसको थोड़ा। देखो, कभी भी कोई सिलिकेट का क्वेश्चन आया ना, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि ये सिलिकेट कौन सा है। ठीक है, बता सकते हो ये सिलिकेट कौन सा है? बताओ। बाबू, ये एक साइक्लिक सिलिकेट है। लास्ट याद है, लास्ट में हम लोग छः छः बेसिक यूनिट से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए थे, और उसका आया था Si6O18 12-। Si6O18 12-, ये उसका पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला था। ठीक है, तो इसमें क्या किया इसने, इस कंपाउंड में इस पे टोटल कितने नेगेटिव चार्ज हैं? 12 नेगेटिव चार्ज है। इस 12 नेगेटिव चार्ज को इस कंपाउंड में, ये जो टोटल मेटल के कैटायंस होंगे यहाँ पर, इन पे भी टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए? 12। तभी ये कंपाउंड न्यूट्रल होगा। Si6O18 पे टोटल 12 नेगेटिव चार्ज होगा। लास्ट क्लास में हमने साइक्लिक सिलिकेट बनाया था। उसमें हमने दो टाइप के सिलिकेट बनाए थे, एक 3 का रिंग वाला और एक 6 का रिंग वाला, हेक्सागन वाला। अगर आप उसका फॉर्मूला चेक करोगे तो यही चीज़ आया था। तो ओवरऑल इस चीज़ पे 12 माइनस है, तो ये दोनों मेटल के कैटायंस जो हैं वो मिलकर टोटल 12 पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर हम लोग आगे सोचें, तो यानी कि बेरिलियम पे n और एल्यूमिनियम पे 2, है ना, ये सारे मिलके टोटल 12 पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। तो आपको पता है एक एल्यूमिनियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? +3। तो दो एल्यूमिनियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? +6। इसका मतलब दो एल्यूमिनियम पे 6 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब बेरिलियम एन पे अब टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए? +6 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अरे बोलो। ये दोनों मिलकर टोटल 12 पॉजिटिव क्रिएट करने चाहिए थे। एक एल्यूमिनियम पे +3 पॉजिटिव चार्ज है, +3 पॉजिटिव चार्ज है, तो दो एल्यूमिनियम पे +6 हो गए। इसका मतलब 12 में से 6 तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज लेकर आ जाएगा। मतलब बाकी बचे हुए 6 पॉजिटिव चार्ज कौन लेकर आएगा? बेरिलियम लेकर आएगा। कोई दिक्कत? बेरिलियम लेकर आएगा। तो अब बताओ, एक बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है? +2, क्योंकि ये ग्रुप 2 का है। अरे बोलो। जिस ग्रुप में मैग्नीशियम होता है, जिस ग्रुप में कैल्शियम होता है, उसी के ऊपर बेरिलियम भी होता है। तो एक बेरिलियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? +2। तो तुम बताओ एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितने बेरिलियम लोगे ताकि +6 पॉजिटिव चार्ज आ जाए? 3। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, है ना। तो n = 3। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है।
ठीक है, बहुत ये सब टॉपिक्स बाबू जो सिलिकेट्स वगैरह होते हैं ना, डेफिनेटली बहुत इजी होते हैं। जब कभी भी सिलिकेट का कोई क्वेश्चन आए तो आपको बस इतना ध्यान में रखना होता है, आप ये पहचानना पड़ता है कि आपका सिलिकेट किस टाइप का है और उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है। हेलो। हाँ सर। बोलो, क्लियर है क्या बाबू? कोई डाउट? ठीक है, अगर आप यही नहीं पहचान पाएंगे कि ये सिलिकेट जो Si6O18 दिया है ये कौन सा सिलिकेट है, तो फिर मुश्किल है क्वेश्चन बनाना। लेकिन अगर आप रिवाइज करते रहेंगे, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि Si6O18 एक साइक्लिक सिलिकेट था और उसका जो जनरल फॉर्मूला था वो ये था, 12 नेगेटिव। याद है ना? इसमें कितने ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे थे? कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे थे? 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे थे। साइक्लिक वाले सिलिकेट में 2 ऑक्सीजन आपके शेयर हो रहे थे, इसीलिए इस पे 3 माइनस था। ठीक है, आप बेसिक स्ट्रक्चर लास्ट क्लास का देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना सिलिकेट है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल चेन सिलिकेट्स। क्या बोलेंगे? सिंगल चेन सिलिकेट्स। ठीक है, सिंगल चेन सिलिकेट्स। सिंगल चेन सिलिकेट में याद करो, हम लोग को पहले तो अपना एक सिलिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक बेसिक सिलिकेट का स्ट्रक्चर है, बीच में सिलिकॉन है, ये 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सिंगल चेन सिलिकेट में ऐसे जो सिलिकेट्स होते हैं वो आपस में ऐसे अगल बगल कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो सिंगल चेन, मतलब एक चेन के फॉर्म में है। एक बेसिक यूनिट अपने बगल में एक बेसिक यूनिट से इस तरीके से अगल बगल में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, या आप इसको इस तरीके का भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो ये भी आपका सिंगल चेन सिलिकेट है और ये वाला भी सिंगल चेन सिलिकेट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? इसमें सारे ऊपर ही हैं अगल बगल, इसमें एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये सब सिंगल सिलिकेट्स ही हैं। ठीक है, सॉरी सिंगल चेन सिलिकेट है। ठीक है, एक ही चेन है ना, एक ही चेन। ये भी सही है, ये भी सही है। अब आता है इसका एक बेसिक यूनिट का लिखने के लिए, तो अगर आप इसका एक बेसिक यूनिट ध्यान से देखो, अगर आप इसका एक बेसिक यूनिट ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा बताओ? इसमें एक सिलिकॉन है, कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन तो पूरे पूरे कंप्लीट हैं। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन 2 सिलिकेट्स में बटा है और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन एटम्स इसमें शेयर्ड है।
तो बताओ कितने ऑक्सीजन होंगे टोटल? ये एक कंप्लीट ऑक्सीजन, ये एक कंप्लीट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दो जगह में बटेगा तो एक जगह का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/2। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन भी दो सिलिकॉन में दो दो स्ट्रक्चर के साथ जुटा हुआ है तो इसके एक स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/2। तो एक और दो कंप्लीट हो गए, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो टोटल मिलके कितने हो गए? 3। तो ये हो गया SiO3। ठीक है। आपको पता है एक बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, लेकिन इस वाले ऑक्सीजन ने तो दो बॉन्ड बना लिए, एक इस सिलिकॉन के साथ, एक इस सिलिकॉन के साथ, तो ये न्यूट्रल हो गया। सिमिलरली ये वाले ऑक्सीजन ने भी इस सिलिकॉन और इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया तो ये भी न्यूट्रल हो गया। तो ओवरऑल आप पे कितना माइनस दिखेगा? 2 माइनस। तो दिस इज SiO3 2 माइनस, है ना। ये एक सिंगल चेन सिलिकेट का ये एक बेसिक यूनिट है। बाकी बाबू इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इधर भी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी ऐसे ऐसे, और इधर भी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी, यहाँ पे भी चीज़ें इस तरीके से जुड़ती जाएंगी, इस तरीके से, है ना। मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट ऐसे जुटे हुए रहेंगे, बहुत सारे जुटे हुए रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग इसका ओवरऑल फार्मूला नहीं लिखते, सिर्फ एक बेसिक यूनिट का फार्मूला लिखते हैं, और वो होता है SiO3 2 माइनस। क्लियर है क्या? अरे बोलो, समझ में आया आप लोग को? एक बार देख लो अच्छे से फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। कुछ बच्चे क्लासेस में थोड़ा इरेगुलर, मतलब टाइमिंग इरेगुलर होने के कारण से ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों का कुछ क्लासेस छूट गया होगा, है ना। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड बाय बाबू कि सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपने कहाँ तक क्लास किया था, कौन कौन से आपके 2-3 क्लास छूटे हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो। ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आने वाले 1-2 दिन में आप वो सारे लेक्चर्स देखकर अप टू डेट हो जाइए। ठीक है, फिर हम एक नया टाइम टेबल निकालेंगे, एक नया शेड्यूल निकालेंगे आपके क्लास का कि आपका क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होगा। ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। अभी वही रूटीन चल रहा था जो समर वेकेशन का था, मॉर्निंग में चल रहा था, है ना। लेकिन अब तो सारे बच्चों का लगभग स्कूल खुल गया है ना। तो पिछले कुछ 2-3 दिन पहले तक सारे कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे थे जिनका स्कूल नहीं खुला था। इसीलिए देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। सारा लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप उन सारे लेक्चर्स को देख लीजिए। हम 2 से 3 दिन के बाद एक डाउट सेशन रखेंगे, 1.5-2 घंटे का, फिजिक्स का अलग से रखेंगे, केमिस्ट्री का अलग से रखेंगे। उसमें आपको जो भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में या कोई कॉन्सेप्ट में, आप उस पर पूछ लीजिएगा, और पूछ करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। फिर आने वाले 1-2 दिन में हम एक डिटेल टाइम टेबल शेड्यूल निकालेंगे कि अब इसके बाद आपके क्लासेस कितने समय से कितने बजे तक चलेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आप ज्वाइन करिएगा और लाइव क्लासेस कर लीजिएगा। ठीक है, जो 2-3 क्लासेस जो बीच में छूटा है उसको प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट कर लो। ये क्लियर हो गया? ईजी है। चलो, तो सिंगल चेन सिलिकेट के बाद अब आता है डबल डबल चेन सिलिकेट। तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये सिंगल चेन है, इसी सिंगल चेन को और कनेक्ट कर दें तो डबल चेन बन जाएगा? ये एक चेन था, ऐसा ही एक और चेन इससे कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डबल चेन बन जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो एक बेसिक यूनिट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपका एक बेसिक यूनिट हो गया। ठीक है।
इस तरीके से आपका ये एक सिंगल चेन सिलिकेट है ना। इस तरीके से आपका कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे। अब डबल चेन बनाने के लिए ऐसा ही दो ले लेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए मेरे पास इस तरीके से चीज़ें, मेरे पास टेक्नोलॉजी है और हम फटाफट बना लेते हैं लेकिन आप जब कंपाउंड बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के बनाना पड़ेगा, ठीक है। अरे बाबू देखो, ये एक सिंगल चेन था, ये एक सिंगल चेन था, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये कैसे बन गए, डबल चेन, ठीक है। तो डबल चेन सिलिकेट में बेसिकली दो ही सिंगल चेन सिलिकेट रहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है, ये बना है डबल चेन सिलिकेट का। किसका बना है, डबल चेन सिलिकेट का। क्लियर है? नहीं वैसे नहीं, इस तरीके से रहता है, एक ऊपर एक नीचे वाला रहता है, ठीक है ना। एक ऊपर और एक नीचे वाला रहता है, ये वाला, इसी को जोड़ते हैं। नहीं, इससे आप कनेक्ट करोगे तो फिर वैसा नहीं बनेगा, वो ये वाला बनेगा, ठीक है। इस तरीके के सिंगल चेन आपस में दो कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम इसके एक बेसिक यूनिट का ध्यान लेंगे। अगर यहाँ पे ध्यान देखो बाबू, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको एक इस टाइप का बेसिक यूनिट दिखेगा, ठीक है, और एक आपको इस टाइप का बेसिक यूनिट दिखेगा। ये दो अलग अलग टाइप के बेसिक यूनिट है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं होगा और इसके नीचे कुछ नहीं होगा, क्योंकि डबल चेन का मतलब कि दो ही सिंगल चेन रहेंगे। ये वाला आपका एक सिंगल चेन हो गया और नीचे वाला आपका दूसरा सिंगल चेन हो गया, तो इसमें दो ही चेन रहेंगे, इसीलिए इसका नाम डबल चेन है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, इनके नीचे कुछ नहीं होगा। तो इसमें दो अलग अलग टाइप के बेसिक यूनिट हैं। अगर आप इस टाइप को देखोगे तो इसमें आपको दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड दिखेंगे। देखो, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन शेयर्ड है, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, इस सिलिकॉन के साथ भी बना रहा है। ये वाला ऑक्सीजन इस वाले सिलिकॉन के साथ भी बना रहा है, इस वाले सिलिकॉन के साथ भी बना रहा है। तो इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड है, टू ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो शेयर्ड है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर अगर तुम देखो तो इसमें ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे थ्री ऑक्सीजन एटम्स जो है वो शेयर्ड है। अब वो बोलो, किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? तीन ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड है। इसका इस बेसिक यूनिट का क्या फॉर्मूला लिखोगे? इस वाले बेसिक यूनिट का फॉर्मूला लिखोगे, एक सिलिकॉन है, दो ऑक्सीजन और ये आधा आधा, SiO3 2-। और इस वाले का क्या लिखोगे? एक सिलिकॉन है, इसमें एक ऑक्सीजन पूरा है और तीन ऑक्सीजन आधा आधा होंगे, 1/2 1/2 1/2, तो ये हो जाएगा SiO5/2 और ओवरऑल इस पर एक ही माइनस होगा। पहले बोलो यहाँ तक 2.5 है ना। देखो, ये वाला बीच वाला जो ऑक्सीजन है ये कंप्लीट है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन दो जगह में बटा, दो स्ट्रक्चर्स में बटा, तो एक जगह का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 आया। ये वाला भी ऑक्सीजन इस स्ट्रक्चर दोनों में बट रहा है, तो एक स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 आएगा। और ये वाला भी ऑक्सीजन इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर दोनों में बट रहा है, तो एक जगह का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 आएगा। तो 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया? 1.5। 1.5 में एक कंप्लीट जोड़ोगे तो 2.5 बचेगा। 2.5 कैन बी रिटन एज 5/2। कोई दिक्कत किसी को? अब अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो एक सिलिकन मिलकर दो सिलिकन हो गए। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2.5 और 3, 5.5, 3.5 4.5, इसको आप लिख सकते हो 11/2। और दो माइनस और एक माइनस मिलके 3 माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पर Si4O11 6 माइनस लिख सकते हो। हम दो से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हट जाए। दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 11/2 इंटू 2 11 हो जाएगा, और 3 माइनस की जगह 6 माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये आप बोल सकते हो कि ये मेरा एक बेसिक यूनिट ऑफ डबल चेन सिलिकेट है। कितने लोग को समझ में आया ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डबल चेन। डबल चेन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये दो सिंगल चेन से बना होता है और इसमें दो अलग अलग टाइप के बेसिक यूनिट होते हैं। एक बेसिक यूनिट ऐसा होता है जिसमें दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं, और एक बेसिक यूनिट ऐसा होता है जिसमें तीन ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे
कि एवरेज ऑक्सीजन शेयर्ड कितना है बताइए, है ना, आपसे कोई पूछ ले एवरेज ऑक्सीजन शेयर्ड कितना हो जाएगा बताओ। एवरेज कैसे लेते हैं, एक में 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, एक में 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, तो टोटल ऑक्सीजन शेयर्ड कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो कितना आ जाएगा 2.5। 2.5 जो है वो आपका एवरेज ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड है। अरे एक में 3 हो रहा है, एक में 2 हो रहा है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन शेयर हुए 5, और कितने स्ट्रक्चर्स लिए हैं आपने 2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2.5। अरे बोलो ना, तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताइए डबल चेन सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन ऑन एन एवरेज शेयर्ड है, तो 2.5, क्योंकि आपको यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दो बेसिक यूनिट दिख रहे हैं, जिसमें एक में 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है और एक में 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलो अगला जो आता है बाबू, वो इसी से मिलता जुलता होता है, इसको बोलते हैं 2 डाइमेंशनल सिलिकेट। क्या बोलते हैं बोलो, 2 डाइमेंशनल सिलिकेट। तो 5/2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ऐसे वाले यूनिट का आएगा ना, आपको तो पूरे कंपाउंड का लिखना है, पूरे इस, नहीं 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 ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा ऐसा ये पहले ऐड करेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। 2 डाइमेंशनल सिलिकेट भी एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है जैसा डबल चेन दिखता है। रुको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। ये ये आपका एक ये आपका डबल चेन सिलिकेट था, यहाँ पे भी मैंने डबल चेन सिलिकेट बनाया है, ठीक है। लेकिन डबल चेन सिलिकेट और 2 डाइमेंशनल सिलिकेट में ये डिफरेंस है कि टू डबल चेन सिलिकेट में सिर्फ 2 चेन होंगे, लेकिन 2 डाइमेंशन में इसके नीचे भी चीजें जुड़ती चली जाएंगी और इसके ऊपर भी चीजें जुड़ती चली जाएंगी, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली बाबू आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। लेट मी ट्राई।
इस तरीके से। ठीक है। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, देखो जब हम ऐसा ही बनाए थे, सिर्फ इस तरीके का चीज बनाए थे, तो ये एक टू डायमेंशनल बल्कि डबल चेन था, क्योंकि इसमें मैंने कितने चेन इस्तेमाल किए थे, दो चेन। लेकिन इसमें ये एक चेन है, नीचे वाला एक चेन है, इस तरीके से नीचे इधर भी चलता जाएगा और उधर ऊपर भी चलता जाएगा। इसमें सिर्फ दो चेन नहीं है, इसमें बहुत सारे चेन्स होंगे, नीचे और भी चेन्स होंगे और ऊपर और भी चेन्स होंगे। तो इस तरीके के चीज को आप बोलते हैं डबल चेन, सॉरी, टू डायमेंशनल सिलिकेट। बोलो कितने लोगों को ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये जो है बाबू, ये आपका हो गया टू डायमेंशनल सिलिकेट। टू डायमेंशनल सिलिकेट्स में मेनी सिंगल चेन रहते हैं। मेनी सिंगल चेन सिलिकेट्स रहते हैं। डबल चेन में दो ही रहेंगे। डबल चेन में दो ही रहेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे रहते हैं। बोलो क्लियर है? इसके ऊपर भी और होंगे, इसके नीचे भी और होंगे। इसका एक बेसिक यूनिट ध्यान दोगे तो इसका एक बेसिक यूनिट बस एक ही यही होता है, जिसमें तीन ऑक्सीजन एटम्स क्या होंगे, शेयर्ड। तीन ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड होंगे। आपको ऐसा लगेगा सर ये वाला अगर बेसिक यूनिट लें तो इसमें तो दो ही शेयर्ड है ना, लेकिन इसके ऊपर और भी तो होगा, तो ये वाला ऑक्सीजन भी तो किसी ना किसी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा ही। तो ओवरऑल हमेशा देखोगे कोई भी एक यूनिट उठा लोगे तो उसमें तीन ऑक्सीजन एटम आपको क्या दिखेंगे, शेयर्ड दिखेंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो इसका क्या लिखोगे फॉर्मूला, दिस विल बी एक सिलिकॉन, तीन ऑक्सीजन, यही हो जाएगा O5/2 जो यहाँ हुआ था। तीन ऑक्सीजन शेयर था, SiO5/2। एक ऑक्सीजन पूरा है, ये आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, तो डेढ़ प्लस एक कितना होगा, ढाई। ढाई इज 5/2। तो ये आपका एक बेसिक यूनिट है। ये एक बेसिक यूनिट ऑफ टू डायमेंशनल सिलिकेट। बहुत अच्छे से बाबू देख लो, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको कॉपी में बनाने होंगे। ठीक है। जब आप कॉपी में बनाएंगे तो ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार कमेंट कर दो बाबू, कोई डाउट है तो। एक बार कमेंट कर दो, डाउट है। आपको डिफरेंस समझ में आया? सिंगल चेन किसको बोलते हैं, डबल चेन किसको बोलते हैं, और टू डायमेंशनल किसको बोलते हैं? हम्म? हाँ। हाँ, अगर आप वैसा कर लोगे, अगर आप छः का एक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ऐसी चीज़ें तो छः होंगी, यही वाली चीज़ें तो छः होंगी तो। हाँ, वो बेसिक यूनिट है ना। अगर आप इसको छः से मल्टीप्लाई कर दोगे तो SI6 और 6 2 3, SI6O15, और टोटल 6 माइनस आ जाएगा। ठीक है, वो आपसे पूछे तो करना, लेकिन आपको बस एक बेसिक यूनिट लिखने आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? इनमें हम पूरे कंपाउंड्स का इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जितने मैंने ड्रॉ किए हैं उतने ही थोड़ी होंगे, बहुत सारे होंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे पायरो में हम लोग दो से मल्टीप्लाई कर दिए थे, साइक्लिक में तीन से किए थे, छः से किए थे, क्योंकि उसमें फिक्स था, उसमें तीन ही बेसिक सिलिकेट का यूनिट था, उसमें छः थे। लेकिन इसमें तो बहुत सारे होंगे, इधर भी बढ़ता जाएगा, इधर भी बढ़ता जाएगा, ऊपर भी बढ़ता जाएगा, नीचे भी बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारे होंगे, इसीलिए हम लोग इन सारे स्ट्रक्चर्स में सिर्फ एक बेसिक यूनिट का लिखने की कोशिश करते हैं। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो बाबू, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये है आपका सिंगल चेन, डबल चेन, और वो हो गया आपका टू डायमेंशनल सिलिकेट। देख लो एक बार अच्छा सा।
हाँ हो सकता है, वो सब चीज़ें अलग एस्पेक्ट है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, इसका एग्जांपल होता है एस्बेस्टॉस। जानते हो इस चीज़ को, ये क्या होता है एस्बेस्टॉस? जिसको आप हिंदी में करकट बोलते हैं, करकट। है ना, आप जनरली देखते होंगे कि बहुत लोग, जो लोग अपने ये क्या बोलते हैं, छत का ढलैया नहीं कराते, है ना, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, कैसा डाल देते हैं शेड टाइप का, है ना, तो उसको आप क्या बोलते हो, एस्बेस्टॉस, करकट जिसको हिंदी में बोलते हैं, करकट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे, टू डायमेंशनल सिलिकेट्स का एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके क्ले, माइका, ये सब चीज़ें, है ना, क्ले माइका ये सब जो हैं, ये आपके टू डायमेंशनल सिलिकेट्स का एग्जांपल। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नॉर्मल एग्जाम्स में, है ना, कि क्ले या माइका जो है वो किस टाइप का सिलिकेट है, ऑर्थो सिलिकेट है, साइक्लिक सिलिकेट है, डबल चेन सिलिकेट है, या टू डायमेंशनल सिलिकेट है, तो इट्स अ टू डायमेंशनल सिलिकेट। तो एग्जाम्पल्स वगैरह थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हम लोग लास्ट टाइप का सिलिकेट पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल सिलिकेट। थ्री डायमेंशनल सिलिकेट, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। एक्चुअली इसका थ्री डायमेंशनल फिगर थोड़ा बोर्ड पे बनाना मुश्किल है, वो तुम गूगल वगैरह पे देख लेना। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जो इसका पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का रहता है। इस टाइप का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है आपका थ्री डायमेंशनल सिलिकेट का। हाँ, ठीक है, यहाँ पे भी इस तरफ से भी इस तरह से बढ़ता जाएगा, ऊपर भी बढ़ता जाएगा, नीचे भी बढ़ता जाएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सीमेंट, ग्लास, इनके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। शीशा जो होता है, शीशा, है ना, वो भी एक थ्री डायमेंशनल सिलिकेट का एग्जाम्पल है। ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो अच्छे से देख लो बाबू, ये आपका सिलिकेट टॉपिक है। पिछले क्लास में हमने तीन टाइप के सिलिकेट पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट। आज हमने पढ़ा सिंगल चेन, डबल चेन, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो। छोटा टॉपिक है लेकिन इजी टॉपिक है ना, और आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत इजीली आप इसमें 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए पेपर में। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, है ना, क्वाड्स, ये सब, ये सब चीज़ें, ये दोनों जो हैं सीमेंट और ग्लास जो हैं, ये आप बोल सकते हो ये मैन मेड सिलिकेट्स है। ठीक है, सीमेंट और ग्लास जो है ये मैन मेड सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है, बाकी सब नेचुरली होते हैं। इसका एक बेसिक यूनिट का क्या फॉर्मूला लिखोगे बताओ? इसका एक बेसिक यूनिट क्या लिखोगे? बिल्कुल सही, ये हो गया आपका एक बेसिक यूनिट। इसमें ये भी ऑक्सीजन शेयर है, ये भी शेयर है, ये भी शेयर है, ये भी शेयर है, तो एक सिलिकॉन है, और तो इसका बेसिक यूनिट आएगा SiO2।
बेसिक यूनिट आपका आ जाएगा SiO2। ठीक है, एक आप यहाँ पे टेबल जैसा बना लो। ठीक है, अभी अपने हम 5 मिनट दे रहे हैं, आप एक टेबल जैसा बना लो। यहाँ पे जितने टाइप के सिलिकेट, सबसे पहला सिलिकेट ऑर्थो सिलिकेट, फिर पायरो सिलिकेट, फिर साइक्लिक सिलिकेट, फिर सिंगल चेन, फिर डबल चेन, उसके बाद 2 डायमेंशनल सिलिकेट, और फिर 3 डायमेंशनल सिलिकेट। और इन सब का यहाँ पर बेसिक यूनिट लिखो, है ना। जो आप बेसिक यूनिट लिखते हैं, हर एक का बेसिक यूनिट यहाँ लिखिए। जैसे इसका बेसिक यूनिट क्या था, SiO4 4 माइनस। ठीक है, 3 डायमेंशन सिलिकेट का आप अभी लिखे SiO2। इसका बेसिक यूनिट आप पीछे लिखे थे SiO5/2, SiO5/2 माइनस। उसी तरीके से सारे का लिख लो अभी एक जगह। और इस टेबल को आप हमेशा रिवाइज करते रहना फॉर मेंस एंड नीट पर्सपेक्टिव से। ठीक है, मेंस और नीट के पर्सपेक्टिव से आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो। तो सारे टाइप के सिलिकेट्स भी एक जगह याद हो जाएंगे और उनके बेसिक यूनिट्स भी एक जगह याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो इसके अलावा फिर जब डिटेल में स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ोगे तो रिवाइज करते रहना। स्ट्रक्चर बाबू सबके कॉपी में बना हुआ होना चाहिए, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़कर इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, अभी लिखो, इसको लिखो, अभी ये तुम्हारा क्लास वर्क है। दिस कंप्लीट्स योर सिलिकेट्स, है ना। तो सिलिकेट्स का भी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है, याद है हम लोग ने एक केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन किया था। केमिकल बॉन्ड को हम लोग किए थे स्ट्रॉन्ग और वीक में। स्ट्रॉन्ग वाले में हमने आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सब किया था। और वीक वाले में हमने दो कैटेगरी किया था, एक किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक किया था वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस वाला, है ना। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस के बारे में। ठीक है ना, ये एक तरीके का वीक इंटरैक्शन है ना। मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो इंटरैक्शन होगा या जो अट्रैक्शन लगेगा वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। वो आयनिक कोवेलेंट की तरह स्ट्रांग नहीं होगा, ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह स्ट्रांग होगा, है ना। ये सारे वीक अट्रैक्शंस है, वीक इंटरैक्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन।
ठीक है, इसको आप कीसम फोर्स भी बोलते हैं, कीसम फोर्स। ठीक है, अगला होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, इसको आप डीबाई फोर्स भी बोलते हैं। और एक होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको आप बोलते हैं एलडीएफ, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। फोर्सेस, ठीक है, ये जो चीज़ है ये सबसे वीकेस्ट है पूरे केमिकल बॉन्ड में। जितने भी टाइप के आप अट्रैक्शंस पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं, उनमें सबसे वीक है ये, दिस इज द वीकेस्ट, है ना। एलडीएफ जो है या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो अट्रैक्शन है या इंटरैक्शन है, पढ़ेंगे डिटेल में क्या है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वीकेस्ट है। इसके अलावा आपके पास एक आयन डाइपोल आता है और एक आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। इन सारे में आयन वर्ड है, आयन वर्ड का मतलब यहाँ पर एक परफेक्ट चार्ज होगा। क्या होगा बोलो, एक परफेक्ट चार्ज प्रेजेंट होगा। और एक परफेक्ट चार्ज प्रेजेंट होने के कारण ये 4 और 5 वाले ऊपर के 1 2 3 से स्ट्रांग है ना। क्योंकि देखो डाइपोल डाइपोल में आप समझ रहे होगे कि एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना एक परफेक्ट आयन रहने के कारण होता है। ठीक है, तो आयन वाले जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होते हैं ना। आप लिख सकते हो आयन वाले जो हैं वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होंगे एज कंपेयर टू डाइपोल वाला। डाइपोल के कंपैरिजन में आयन वाले जो होंगे वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होंगे। क्लियर है। तो कुल मिला के ये जो वॉन्डर वॉल फोर्सेज हैं या जो वीक अट्रैक्शन लगते हैं ये इन 5 कैटेगरी के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट कर लोगे तो आपका वो पूरा केमिकल बॉन्ड वाला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या अट्रैक्शन को देखने या समझने की कोशिश करते हैं तो डाइपोल डाइपोल में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं डाई एटॉमिक में और पॉली एटॉमिक में। डाई एटॉमिक फर्दर डिवाइड हो सकता है होमोन्यूक्लियर में और ये हेट्रोन्यूक्लियर में। अरे बोलो ना, डाई एटॉमिक मतलब उस मॉलिक्यूल में 2 ही एटम्स होंगे, है ना। डाई एटॉमिक मतलब कितने एटम होंगे मॉलिक्यूल में, 2 ही। और उसमें होमोन्यूक्लियर मतलब सेम एटम, जैसे H2 O2 N2 Cl2। तो इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0। ये कितने लोग को चमका, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन को देखोगे तो इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है नहीं, तो इसके कारण इस पर कहीं पे भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप नहीं करेंगी तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0, है ना। इसका मतलब डाई एटॉमिक के केस में जो होमोन्यूक्लियर वाला कैटेगरी है इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। और अट्रैक्शन किस तरीके का है, डाइपोल डाइपोल मतलब एक डाइपोल है दूसरा डाइपोल है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा उसको आप बोलोगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। यहाँ का तो नेट डाइपोल मोमेंट ही 0 आ रहा है, तो इसमें अट्रैक्शन इंटरैक्शन होगा क्या, नहीं। तो आप लिखोगे नो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, नो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये कितने लोग को चमका? अरे क्लियर है, ये सब चीज़ें तो तुम पीरियोडिक टेबल से पढ़ते आ रहे हो,
है ना, कि एक मॉलिक्यूल है, दो एटम के मॉलिक्यूल को डाई एटॉमिक बोलेंगे। उसमें भी होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों एटम सेम होंगे, जैसे H2O2 N2Cl2। जब दोनों एटम इस तरीके के होंगे तो दोनों एटम तो सेम ही होंगे, तो इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस नहीं होगी तो किसी पे भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो वो डाइपोल नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और डाइपोल मोमेंट अगर जीरो हो गया तो यहाँ पर किसी भी तरीके का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा। अरे बोलो ना, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इन विच मॉलिक्यूल देयर इज नो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन नहीं है? ठीक है, O2, H2, HCl या HF, बताओ। O2 में नहीं होगा, H2 में नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। HCl में तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, क्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इनका जो म्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन इनका जो म्यू है वो जीरो होगा। तो इनमें डाइपोल मोमेंट ही नहीं है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं होगा। मतलब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा। ये क्लियर हो गया सबको? जब आप हेट्रो की बात करोगे, जैसे आप HCl की बात कर लो, तो जब आप HCl की बात करोगे तो आपको HCl ऐसा दिखेगा। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस तरीके से आप एक एरो दिखाएंगे, याद करिए। इस एरो को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा एरो प्रेजेंट है? नहीं, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो वैसे भी ये मॉलिक्यूल किस कैटेगरी का हो गया, पोलर हो गया, या इसके पास एक डाइपोल है? अरे बोलो ना। तो अब अगर एक HCl का मॉलिक्यूल है और एक HCl का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ, तो इस एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर एक अट्रैक्शन लगेगा ना। तो ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, तो दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ये भी, इसके पास भी एक डाइपोल है, इसके पास भी एक डाइपोल है, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन लगेगा। इस अट्रैक्शन को ही आप क्या बोलोगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर हुआ? समझ में आया डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन किसको बोलेंगे? आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो, यहाँ पर एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा उसको आप बोलोगे ये भी एक डाइपोल, ये भी एक डाइपोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। कितने लोग को चमका ये? ठीक है, तो HCl और HF में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। HCl अपने ही किसी दूसरे HCl मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से अट्रैक्टेड रहेगा, और HF का एक मॉलिक्यूल अपने ही दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से अट्रैक्टेड रहेगा, जिसको आप बोलोगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अच्छे से देख लो, क्लासिफिकेशन देख लो, ये दोनों एग्जाम्पल्स देख लो, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है आपको, विश्वास? मतलब तो फिर वहाँ पे उतना डोमिनेंट नहीं होगा, यहाँ पे तो अच्छा खासा डिफरेंस है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, इसका 2.1 है, 0.9 का डिफरेंस है। यहाँ पे 2.1 है, यहाँ पे भी। अच्छा, HF में भी ले लोगे तो 2.1, और फ्लोरीन का कितना होता है, 4, है ना, तो 1.9 का डिफरेंस है, तो ज़्यादा डिफरेंस है। क्लियर है ये? जैसे आप पॉली एटॉमिक ले लो,
ठीक है, पॉली एटॉमिक ले लेते हैं। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक अगर आप लेते हो तो इसमें आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें मोर देन 2 एटम्स होंगे। अरे बोलो, जैसा हम एक कंपाउंड ले लेते हैं CCl4। ठीक है, तो CCl4 स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? Cl 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 Cl। क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे 4 पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अरे बोलो, एरो दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? ऐसे, 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 प्लस 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 प्लस। कोई दिक्कत? मैंने आपको पढ़ाया था कि ये चारों आइडेंटिकल हैं, तो सबका वेक्टर सम ऐड होकर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ गया? ज़ीरो। अरे बोलो ना, अरे बोलो, इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ गया? ज़ीरो। तो क्या ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इंटरैक्शन शो कर पाएगा? कमेंट करो, क्या ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या अट्रैक्शन शो कर पाएगा? मैंने आपको डाइपोल मोमेंट पहले ही पढ़ाया है। मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर अपने एरोज दिखाकर अगर इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो आ जाता है तो आप बोलते हैं कि वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है या उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो है। ठीक है, तो इसका तो इसके पास कोई डाइपोल ही नहीं है। तो एक CCl4 का मॉलिक्यूल और दूसरे CCl4 के मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरीके का नो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अरे बोलो तो, वहीं पर आप कोई दूसरा पोलर मॉलिक्यूल ले लो, है ना? वहीं पर अगर आप कोई दूसरा पोलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका म्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक दूसरा पोलर मॉलिक्यूल होगा। पोलर मॉलिक्यूल किसको बोलोगे? जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको आप बोलोगे डाइपोल डाइपोल। अरे बोलो, क्लियर है या नहीं क्लियर है? पक्का? कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यानी बेसिक सा फंडा आपको क्लियर हो गया कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी डाइपोल होना चाहिए। डाइपोल कैसे देखते हैं? डाइपोल देखते हैं डाइपोल मोमेंट से। अगर उसका डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया तब तो उस मॉलिक्यूल को वो पोलर नहीं रहा, तब वो कभी भी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन शो नहीं कर पाएगा। जैसे H2 नहीं कर पा रहा था, O2 नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे CCl4 नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स का जो नेट डाइपोल मोमेंट था वो क्या था? जीरो। लेकिन ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो, जैसे HCl है, HCl में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं था, तो एक HCl के मॉलिक्यूल और दूसरे HCl के मॉलिक्यूल में ये एक डाइपोल हो गया, ये एक डाइपोल हो गया। इस डाइपोल और इस डाइपोल के बीच में ये जो अट्रैक्शन लग रहा है पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इस अट्रैक्शन को आप क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर है सबको? चलो, अरेंजमेंट्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का अरेंजमेंट कैसा होता है? दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं हेड टेल, है ना? जैसे आपके पास एक HCl है, यहाँ पे दूसरा HCl है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है इसको आप बोलोगे डाइपोल डाइपोल। क्या बोलोगे? डाइपोल डाइपोल। तो हेड टेल का मतलब है अगल बगल ऐसे कनेक्टेड है। क्या मतलब है? अगल बगल ऐसे कनेक्टेड है। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल को ऐसे अगल बगल रखते हो तो आप उसको हेड टेल बोल सकते हो, और ये अट्रैक्शन हो गया हेड टेल टाइप का अरेंजमेंट। है डाइपोल डाइपोल ही, बस अरेंज करने का तरीका है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। अरे बोलो ना यार, नहीं बोलोगे? और दूसरा होता है एंटी पैरेलल। बाबू देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, एंटी पैरेलल की बात करें तो यहाँ हम एक HCl को ऐसे रख सकते हैं, तो ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव।
एंटी पैरेलल मतलब उल्टा रखना है, तो हम इसके नीचे H और Cl को ऐसे रख देते हैं। तो ये हो गया पार्शियल नेगेटिव और ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। बोलो क्लियर है? अब इस पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी एक अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ कितने डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गए? एक तरीके से दो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया। तो तुमको क्या लगता है दोनों में से कौन सा अरेंजमेंट ज़्यादा बेटर है? दोनों अरेंजमेंट में से कौन सा अरेंजमेंट ज़्यादा बेटर है? हेड टेल अरेंजमेंट ज़्यादा बेटर है या एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ज़्यादा बेटर है? बोलो, कमेंट करो जल्दी। कौन सा जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा बेटर है? बोलो। डाइपोल डाइपोल वाला ये हेड टेल अरेंजमेंट ज़्यादा बेटर है या एंटी पैरेलल वाला ज़्यादा बेटर है? एंटी पैरेलल वाला ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल में दो जगह डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। हमेशा बताया है केमिस्ट्री में, पहले क्लास से बताते आ रहे हैं, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये वाला अरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हेड टेल। ठीक है, क्योंकि इसमें दो जगह डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ एक ही जगह डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा था। तो आप इसको क्या लिखोगे बताओ? बोलो। आप इसको लिख सकते हो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट इज बेटर देन हेड टेल अरेंजमेंट। हेड टेल अरेंजमेंट है ना, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू हेड टेल अरेंजमेंट। कोई डाउट किसी को? अच्छे से देख लो। डाइपोल डाइपोल कितने लोगों को समझ में आ गया? डाइपोल डाइपोल, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें डाइपोल कब आएगा? जब इस कंपाउंड का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, और इस वाले कंपाउंड का नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं है, तो ये भी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कितने तरीके का होता है, कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? दो, एक हेड टेल और एक एंटी पैरेलल। कोई दिक्कत है? चलो, अगला है डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, अब एक बहुत ध्यान से समझना हम जो बात बताएंगे। ठीक है, डाइपोल का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल होना जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, तभी उसमें डाइपोल आएगा। कहीं पे भी अगर तुमको पूरे केमिस्ट्री में ये इंड्यूस्ड वर्ड दिख गया, इंड्यूस्ड मतलब यहाँ पर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। पिछला इंटरैक्शन था डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, वहां पर दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऐसे थे जो दोनों ही में दोनों के पास डाइपोल था। लेकिन जैसे ही आप ये वर्ड देखे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल तो फिर वही है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं है, मतलब वो पोलर मॉलिक्यूल है। और इंड्यूस्ड डाइपोल, कहीं पे भी ये इंड्यूस्ड वर्ड आ जाएगा इसका मतलब है इंड्यूस्ड वर्ड हमेशा होगा नॉन पोलर के लिए। किसके लिए? नॉन पोलर के लिए। तो ये बेसिकली एक अट्रैक्शन फोर्स है, ये बेसिकली एक अट्रैक्शन फोर्स है एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का, है ना। जैसे देखो, मान लो हम यहाँ पर एक HCl ले लें, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ये पोलर है ना, और इसके पास एक डाइपोल भी है। अरे बोलो, डाइपोल का मतलब दो पोल, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल है।
इसके बगल में हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये मान लो मेरा O2 मॉलिक्यूल है। तो O2 मॉलिक्यूल मेरा कैसा होता है, इसका म्यू क्या होगा, 0। और ये क्या होगा, नॉन पोलर। अरे बोलते हो, बोलो ना भाई। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस नहीं है, तो किसी पे भी पॉजिटिव और किसी पे भी नेगेटिव नहीं आएगा। ये हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दिखाने का कि एक मॉलिक्यूल है ये गोल। ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। माना कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके सामने यहाँ कौन सा चार्ज है बताओ, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। आपको पता है कोई भी मॉलिक्यूल हो, एटम हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो रहते ही हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज के बगल में इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव इससे दूर भाग जाएगा। अरे बोलो। तो मान इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं था, लेकिन क्योंकि इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बगल में आपने नेगेटिव चार्ज लिया, तो ये इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको रिपेल करके दूर कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से इस साइड चले जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह से निकल जाता है या दूर चला जाता है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है, ये इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। एक्चुअली यहाँ पे कोई डाइपोल था नहीं, लेकिन एक चार्ज के हो जाने के कारण, एक चार्ज के प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव जैसी चीज़ें थोड़ी बहुत डेवलप कर गई। तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये तो एक परफेक्ट डाइपोल है, लेकिन ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल था ये नॉन पोलर था। नॉन पोलर था, लेकिन यहाँ पे इसके बगल में नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेगा, रिपेल करके इलेक्ट्रॉन्स को पीछे भेज देगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। ये जो मैग्नीट्यूड होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, ये बहुत ही कम होते हैं, है ना, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी हल्का पॉजिटिव और हल्का नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में थोड़ा बहुत तो अट्रैक्शन होगा ही होगा। तो इस अट्रैक्शन को ही बोलते हैं डाइपोल। और इसमें था नहीं, इसमें आपने चार्ज इंड्यूस कराया है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। बाबू देखो, एक चीज आप हमेशा याद रखो, ये बेसिक है। जैसे मान लो आपके पास कोई ये रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है, और ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था। लेकिन अगर आप इसके बगल में यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज लेकर आ जाते हो, तब तुम देखोगे कि इस प्लस क्यू चार्ज के प्रेजेंस में इस तरफ रॉड के कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, और अपोजिट साइड कौन सा चला जाएगा, पॉजिटिव। इस रॉड के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इस रॉड के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये रॉड न्यूट्रल था। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज आ जाने के कारण इस रॉड के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो गए, और अपोजिट कौन सा चार्ज चला गया, पॉजिटिव चार्ज चला गया। बोलो यार, क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे ये इंड्यूस्ड चार्ज है। कितने लोग को ये बात समझ में आया, क्लियर है। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर एक परफेक्ट डाइपोल है, लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल था ये नॉन पोलर था। नॉन पोलर था मतलब इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले नहीं था, लेकिन इसके बगल में आपने क्लोरीन रखा है जिसके ऊपर हल्का नेगेटिव चार्ज है। तो इस हल्के नेगेटिव चार्ज के कारण इसके इस तरफ हल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अपोजिट हल्का नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो यहाँ पे भी एक डाइपोल आ जाएगा। लेकिन क्या ये डाइपोल इसके पास पहले से मौजूद था, क्या अगर हम यहाँ से इस HCl को हटा दें तो ये वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो इसके प्रेजेंस में आया है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के पास कोई पहले से डाइपोल था नहीं, इस चार्ज के प्रेजेंस में इस पे डाइपोल इंड्यूस हुआ है, इस चार्ज के कारण यहाँ पे डाइपोल आया है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे, बोलो, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसीलिए इस तरीके के अट्रैक्शन का नाम है डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। एक तो परफेक्ट डाइपोल है और एक नॉन पोलर था, इस डाइपोल के कारण इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ, इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ, इसीलिए इसका नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है। अच्छा, एक हमको बात बता दो, क्वेश्चन बताओ। डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल
में कौन ज़्यादा बेटर है? बिल्कुल सही, ये ज़्यादा है, क्योंकि वहां पर इस केस में आपको दो परफेक्ट डाइपोल्स मिल रहे हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। यहाँ पे तो एक ही परफेक्ट डाइपोल है, और जो दूसरा है वो तो इसके कारण आपने इसमें डाइपोल इंड्यूस कराया है, थोड़ा बहुत इस पे पॉजिटिव नेगेटिव आया, जिसके कारण हल्का सा डाइपोल ये भी आ गया सिर्फ इसके प्रेजेंस में। जैसे ही तुम HCl को यहाँ से हटा दोगे, ये वापस से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अरे बोलो ना, क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो इस तरीके के अट्रैक्शन को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा एज कंपेयर टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। बोलो क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना। मेरे पास एक HCl है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसके सामने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। HCl है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, इसके सामने ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है? ये डाइपोल है, ये न्यूट्रल है, इस नेगेटिव के कारण यहाँ पर हल्का हल्का पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ हल्का हल्का नेगेटिव आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे बोलो? इंड्यूस्ड डाइपोल। इस नेगेटिव के कारण इस साइड प्लस 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 आ जाएगा, यहाँ माइनस 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 आ जाएगा, इसको भी हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। अरे बोलो, मेरा तुमसे सवाल ये है कि यहाँ पे भी अट्रैक्शन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, और यहाँ पे भी अट्रैक्शन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल ही अट्रैक्शन है, लेकिन इन दोनों में किस में अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा? बाबू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ध्यान से, और बहुत इजी हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, बस जो बात बता रहे हैं उसको अच्छे से आपको फॉलो करना है। इसमें ज्यादा होगा, इसमें इसमें ज्यादा होगा। देखो इसमें हम दो एरो दिखाए हैं, उसमें एक ही एरो दिखाए हैं। बात कॉन्सेप्ट ये है, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, उधर इलेक्ट्रॉन्स को खींचना या रिपेल करना उतना आसान होगा। देखो, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा? इसका न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लगेगा, है ना? ऐसा मान लो, देखो ये न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इस यहाँ पे बहुत नज़दीक है, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ के रखा है, और हम तुमको बोले कि तुम इस इलेक्ट्रॉन को खींच के दिखाओ, तो तुम आसानी से खींच पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के नज़दीक है ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और तुम इस साइड से इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहे हो। तुम बताओ कंपैरेटिवली किस में खींचना इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आसान होगा, इस वाले केस में या इस वाले केस में? इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ेगा कि लूजली पकड़ेगा? लूजली पकड़ेगा, तो तुम इस वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हो। बोलो ना। तो इसीलिए देखो यहाँ ये वाला मॉलिक्यूल छोटा है और ये वाला मॉलिक्यूल बड़ा है। बिगर द साइज ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी द इंड्यूस्ड डाइपोल। उस पे इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगा? उतना ज्यादा होगा, और इंड्यूस्ड डाइपोल जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल तो दोनों में सेम ही है। डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस किस चीज का है? यहाँ पे भी HCl है, यहाँ पे भी HCl है, तो ये तो दोनों में सेम है। यहाँ पे एक छोटा मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, तो जो मॉलिक्यूल बड़ा होगा नॉन पोलर का, उसमें चार्जेस ज्यादा इंड्यूस होंगे एज कंपेयर टू छोटे वालों में। रीजन वही है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम रहेगा। वो तो पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट क्लेम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं?
bigger the size of non-polar molecule, greater will be the induced charge, and hence stronger dipole induced dipole interaction। ये कितने लोग को समझ में आ गया? कमेंट करो बाबू जल्दी, अच्छे से एक बार देख लो हम क्या बोल रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंट है। पहले बात हमको बताओ, क्या आपको डाइपोल डाइपोल समझ में आ गया? क्या आपको डाइपोल डाइपोल समझ में आ गया? क्या होता है डाइपोल डाइपोल? एग्जैक्टली exactly. दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे डाइपोल डाइपोल। जैसे यहाँ HCl इसके पास भी एक डाइपोल है, इसके पास भी एक डाइपोल है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है उसका नाम बोला जाएगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हाँ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में आपके पास यहाँ एक परफेक्ट डाइपोल है, लेकिन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है, हम बताएं आपको कि कभी भी वर्ड अगर इंड्यूस इस्तेमाल हो तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, क्योंकि अगर वो भी पोलर होता तो उसके पास भी एक डाइपोल होता, तब तो अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल होता। लेकिन यहाँ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोलने का मतलब है कि एक डाइपोल मतलब एक तो पोलर मॉलिक्यूल है, और दूसरा बाबू इंड्यूस डाइपोल है। इंड्यूस डाइपोल मतलब वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उसके पास कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। क्लियर है? जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया, HCl ले लिया, बगल में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले लिया। तुमको पता है HCl के पास तो दो पोल्स हैं, ये क्या हो गया? एक डाइपोल हो गया। लेकिन क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पोलर है? क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पोलर है? नहीं, ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। ठीक है, पोलर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इसके पास कोई डाइपोल नहीं है। लेकिन देखो होगा क्या, जैसे ही इस क्लोरीन का आप पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ देखेंगे, तो इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज के कारण, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण इस न्यूट्रल चीजों में पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव को तो रिपेल ही करेगा, तो वो यहाँ के इस साइड से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को उस साइड भेज देगा। तो जैसी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस तरफ बढ़ जाएगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर इस साइड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंड्यूस हो गया, या पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली था नहीं, इस नेगेटिव चार्ज के आ जाने के कारण यहाँ हल्का पॉजिटिव और हल्का नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये भी डाइपोल हो गया। लेकिन क्या इसको परफेक्ट डाइपोल बोला जाएगा या इंड्यूस्ड डाइपोल बोला जाएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस O2 के मॉलिक्यूल पर ओरिजिनली थे नहीं, इस नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है। इसीलिए ये डाइपोल है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, और इस नेगेटिव और इस हल्के से पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा उसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया? किसी भी तरीके का कोई डाउट है? हेलो? हेलो? ऑनलाइन क्लास में बाद बात करते हैं।
बोलो बाबू, क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा? कि अगर हम डाइपोल को सेम ही रख रहे हैं, यहाँ पे भी HCl है, यहाँ पे भी HCl है, यहाँ पे भी डाइपोल, यहाँ पर डाइपोल सेम है, डिफरेंस किस चीज़ में है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल छोटे साइज का लिया गया और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल बड़े साइज का लिया गया। तो देखोगे कि जितना नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज बाबू बड़ा होता जाएगा, ये चार्जेस उतने ज़्यादा इंड्यूस होंगे, और ये चार्जेस जितने ज़्यादा या इजीली इंड्यूस हो जाएंगे, उतना ज़्यादा इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ये इंड्यूस मतलब नॉन पोलर का साइज जितना ज्यादा होगा, उसमें इंड्यूस्ड चार्ज उतना ज्यादा होगा। बस ये कॉन्सेप्ट तुमको एक लाइन का जीवन भर के लिए याद रखना है। ठीक है, मॉलिक्यूल के नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा, उसमें चार्जेस इंड्यूस करना उतना इजी होगा। क्यों इजी होगा हम ये भी बताए थे। अगर आपका छोटा मॉलिक्यूल है, छोटा सा मॉलिक्यूल है, तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कस के अट्रैक्ट करके रखेगा कि नहीं? तो इस इलेक्ट्रॉन को आपको अट्रैक्ट करना हो या रिपेल करना हो, आसान है या मुश्किल? लेकिन अगर एटम का साइज बड़ा है, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन दूर होगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही दूर होगा, तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम लगेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से रखना, जितना बड़ा नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज होगा, उसमें चार्जेस उतने ज़्यादा इंड्यूस होंगे। तो बताओ, इस वाले मॉलिक्यूल और इस वाले मॉलिक्यूल में किस में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? इस वाले में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा था। ये बात हमेशा याद रखना, ये बात, ये कॉन्सेप्ट अभी आगे आने वाले इसी चैप्टर में बार बार आएगा। ठीक है, ये बात कभी नहीं भूलोगे। अरे बोलो, क्लियर है? ठीक है, वही बात मैंने यहाँ स्टेटमेंट के तौर पर लिखा है। बिगर द साइज ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी द इंड्यूस्ड चार्ज एंड हेंस स्ट्रॉन्गर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, चलो तीसरे तरीके का इंटरैक्शन पढ़ लेते हैं, इसी से मिलता जुलता, आयन डाइपोल। तुम समझ रहे हो, यहां पर एक परफेक्ट आयन प्रेजेंट होगा और यहां पर एक डाइपोल प्रेजेंट होगा। डाइपोल प्रेजेंट मतलब जिसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास X माइनस प्रेजेंट है और मेरे पास HCl है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इसको क्या बोलोगे? एक आयन, क्योंकि एक परफेक्ट नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। और इसको क्या बोलोगे? एक डाइपोल, है ना? तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में भी एक अट्रैक्शन होगा, जिसको आप क्या बोलोगे? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अरे बोलो बाबू, इजी है कि नहीं? बहुत इजी है ये सब चीज़। एक आयन है, एक डाइपोल है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन या इंटरैक्शन लगेगा, उसको आप बोलोगे आयन डाइपोल इंटरैक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा, ये डाइपोल डाइपोल से स्ट्रांग होगा या वीक होगा? यहाँ पर एक परफेक्ट माइनस है। डाइपोल डाइपोल में तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन था, यहाँ पर एक परफेक्ट चार्ज है, परफेक्ट चार्ज आ जाने के कारण ये स्ट्रांग होगा। ये क्या होगा? स्ट्रांग होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ये बताओ, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यहाँ फिर वर्ड कौन सा यूज हो गया? इंड्यूस्ड का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इंड्यूस्ड जैसे ही वर्ड इस्तेमाल होगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। बोलो हाँ या ना? अच्छा, यहाँ पर एक आयन है, मतलब परफेक्ट आयन है, मान लो यहाँ पर एक X माइनस है, ठीक है, और इसके बगल में हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है? पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, कोई भी चार्ज होगा? नहीं। लेकिन जैसे ही ये X माइनस इसके बगल में आएगा, इसमें चार्जेस क्या हो जाएंगे? इंड्यूस। क्या हो जाएंगे? इंड्यूस। तो इस नेगेटिव के कारण इसके इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल।
बोलो ना बाबू, क्या बोलोगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। ये इंड्यूस्ड डाइपोल किसके कारण हुआ? इस आयन के कारण हुआ है। और यहाँ पे फिर क्या होने लगेगा? एक अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन का ही नाम क्या हो जाएगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। पिछले बार एक चार्ज इंड्यूस हो रहा था डाइपोल के कारण, इस बार एक चार्ज इंड्यूस हो रहा है एक परफेक्ट आयन के कारण। बताओ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में कौन स्ट्रांग होगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है ना। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब वो एक बात हमेशा याद रखना, कहीं पे भी आयन वर्ड आ जाएगा ना, तो आयन के कारण एक परफेक्ट चार्ज आता है, एक पूरा कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसके कारण हमेशा इंटरेक्शन या अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग ही होता है। क्लियर है? अरे बोलो। चलो वेरी गुड। इसका जवाब देना। एक्स माइनस, एक्स माइनस, बताओ। ये आपका नॉन पोलर है। इसके अट्रैक्शन को या इसके इंटरेक्शन को हम I1 बोले और इसके इंटरेक्शन को I2 बोले, तो किस में इंटरेक्शन ज़्यादा लगेगा? I1 बड़ा होगा या I2 बड़ा होगा? बिल्कुल सही, I2 जो है वो I1 से बड़ा होगा। सेम वही रीज़न, नॉन पोलर का साइज जितना ज़्यादा होगा उसमें इंड्यूस्ड चार्ज उतना ज़्यादा होगा, और जितना इंड्यूस चार्ज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा। यही वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा था। कहीं पे भी इंड्यूस वर्ड आ जाए इसका मतलब वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नॉन पोलर का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसमें इंड्यूस चार्ज कराना उतना ईजी होगा, उतना ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? तो बताओ इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग होगा आयन डाइपोल, उसके बाद होगा डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल होगा या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होगा? ये सोचो थोड़ा। डाइपोल डाइपोल होगा या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होगा? बताओ बताओ, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। नहीं, आयन डाइपोल के बाद होगा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा आयन डाइपोल। आयन डाइपोल के बाद होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके बाद आएगा डाइपोल डाइपोल। उसके बाद आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और सबसे लास्ट में आएगा वो एलडीएफ वाला जो सबसे वीकेस्ट होता है। ये तुम आपको पहले ही बताए थे। ये ऑर्डर आप हमेशा याद रखिएगा। कहीं पे भी बाबू आयन वर्ड आ जाए, अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले हम आपको बताए थे, आयन वर्ड आ जाने के कारण एक परफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसके कारण जो भी अट्रैक्शन होगा वो हमेशा डाइपोल वाले से स्ट्रांग होगा। इसीलिए आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस डाइपोल और आयन डाइपोल में तो डाइपोल होगा, क्योंकि इसके पास एक परफेक्ट माइनस होगा, पॉजिटिव होगा, और इसके पास एक डाइपोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। आयन इंड्यूस डाइपोल बोलने का मतलब है आयन तो एक परफेक्ट आयन प्रेजेंट ही है, लेकिन इंड्यूस डाइपोल मतलब वो नॉन पोलर था, उसमें चार्जेस इंड्यूस कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आयन वाले हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं किससे? डाइपोल वाले से। तो ये स्ट्रांग या स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सारे वीक फोर्सेस में
अगर आपसे वीक फोर्सेस में भी पूछ ले कि इस स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, तो सबसे स्ट्रांग होगा आयरन डाइपोल। ये वाला अभी हम लोग नहीं पढ़े, ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पक्का बोलो क्लियर है? डाइपोल डाइपोल क्लियर था? डाइपोल डाइपोल क्लियर था? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्लियर हो गया? तो आयन डाइपोल भी क्लियर हो गया होगा, एक परफेक्ट आयन और एक डाइपोल। और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में एक परफेक्ट आयन और एक न्यूट्रल। इस आयन के कारण इस न्यूट्रल में क्या हो जाएगा? चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पीछे पढ़ कर आए हैं। अच्छे से देख लो बाबू, अगर आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो या ऑर्डर में कोई समस्या हो तो इसको प्लीज़ पूछ लो। ये चार तो आपने पढ़ लिया, ये एलडीएफ ये भी आसान 2 मिनट का है, आराम से करेंगे इसको। पहले बोलो यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हैं या नहीं है? देख लो पूरा लेक्चर देख लो आज का। ये सिलिकेट्स वाला टॉपिक क्लियर हो गया था? ये सब क्लियर है? ये भी क्लियर है? ये टेबल याद रख लेना। वॉन्डरवॉल फोर्सेस का पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया? हमने जो केमिकल बॉन्ड को क्लासिफाई किया था स्ट्रॉन्ग वीक में, वीक वाले कैटेगरी में हमने दो चीज़ें रखी थी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हमने वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस किया है। छोटा सा टाइम कम था, छोटा टॉपिक था, तो यही कर लिए। बोलो कल तुम इतना अच्छे से पढ़ कर आना, हम लोग इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक जो एलडीएफ बचा हुआ है, एलडीएफ कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो तुमको बेसिक इतना आइडिया होना चाहिए, डाइपोल डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, कितने तरीके के अरेंजमेंट्स थे डाइपोल डाइपोल में, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है। ये पक्का इंड्यूस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और फिर आयन डाइपोल क्या है और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? क्लियर है? बोलो। ठीक है बाबू, तो इतना अच्छे से पढ़ कर आना, फिर हम लोग कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एलडीएफ फोर्सेस पढ़ लेंगे, एलडीएफ फोर्सेस पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।